बिहार में अपराधी और माफिया तत्व जिस तरह से जघन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे यही कुछ स्पष्ट हो रहा है कि इन राज्य में कानून और व्यवस्था को खुली चुनौती दी जा रही है। दरअसल राज्य के जिलों की बात को छोड़ दे तो कानून व्यवस्था की पोल खोलने के लिए राजधानी पटना ही काफी है। दरअसल राजधानी पटना में पिछले 24 घंटे में 6 से ज्यादा गोलियां चल चुकी है और इसकी भेंट 3 लोग चढ़ चुके हैं और प्रशासन और पुलिस तमाशबीन बनी सब कुछ देख रही है। फिलहाल इन आपराधिक घटनाओं और कानून व्यवस्था की पोल खोलते अपराधियों पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। बहुत साल पहले बिहार में एक गाना आया था कि तोर बिहार ना ही सुधरी। ये बात एकदम सही है। बिहार में कभी आरजेडी का नाम लेकर, कभी लालू का नाम लेकर, कभी जंगल राज का नाम लेकर डराने वाली एनडीए सरकार, या यूं कहे सुशासन बाबू की सरकार के राज में कहीं भी अपराधियों के हौसले कम नहीं हुए, बल्कि अपराध अपने चरम पर पहुंच गया है और अपराधियों का मनोबल आसमान में। न सरकार का डर, न प्रशासन का डर और पुलिस बस हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है। अपराधियों के चंगुल से राजधानी पटना तक सेफ नहीं है। बीते 24 घंटे को ही देख लीजिए, अकेले राजधानी पटना में 6 गोलियां चली है, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष सरकार पर टूट पड़ा है। अपराधी बेखौफ है तो दूसरी तरफ लोगों में दहशत है और ये सभी बातें राजधानी पटना की है। अगर सिलसिलेवार तरीके से घटना को देखा जाए तो उसमें पटना में हत्याओं का सिलसिला जारी। घटनाएं खाजे केला, आगम कुआं और चौक थाना क्षेत्र में हुई। शनिवार की रात एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह आगम कुआं क्षेत्र में एक ऑटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोपहर में चौक थाना क्षेत्र में एक अन्य युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात में खाजे कला थाना क्षेत्र के दुल्ली घाट पर कारोबारी मंटू राय की हत्या कर दी गई। आज सुबह एक पटना में व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी कुछ दिन पहले ही एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बढ़ते अपराध पर विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर आग बबूला नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे घटना पर बयान देते हुए कहा कि सभी जिले में व्यवसायियों की हत्या हो रही है, लेकिन मैं बोलूंगा तो मुझे गाली देंगे और कहेंगे 2005 से पहले क्या था। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ इतना नहीं हो रहा। लगातार जो है अपराधी जो है बेलगाम हो रखे। हमारे मुख्यमंत्री जी सचेत अवस्था में है और बिहार को चलाने की अवस्था में भी नहीं। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट है। इतना हड़कंप मचाए हुए अपराधी पूरे बिहार में। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि नीतीश कुमार का इकबाल अब बिहार में नहीं है, पटना में अपराधी तांडव कर रहे हैं। बिहार में नीतीश सरकार पूरी तरीके से अपराधियों के चंगुल में आ चुकी है। बिहार में पुलिस का कोई इकबाल नहीं रहा है, सरकार का इकबाल भी बुलंद नहीं रहा है और अब तो पटना की सड़कों पे खुलेआम गोलियों की तड़तड़ाहट सुनने को मिल रही है और ये समझ में आने लगी है कि जब राजधानी सुरक्षित नहीं है तो किस तरीके से पूरे बिहार की स्थिति बनी होगी, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाना चाहिए। और बिहार में अपराध पूरी तरीके से अनियंत्रित है और बिहार में नीतीश कुमार जी का गुंडा राज स्थापित है। हालांकि जेडीयू की तरफ से सरकार का बचाव भी किया गया। जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि राज्य में कानून का राज है और कोई अपराधी नहीं बच सकता। बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। यहां कानून का राज है। कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है कि अपराध करके बच जाए। पटना पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत जल्द इसका खुलासा कर दिया जाएगा कि कौन लोग इस घटना में शामिल थे और किन कारण से इस घटना को अंजाम दिया गया, और जो लोग भी शामिल होंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उन्हें उनके स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि कानून का शासन है राज्य में और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले बच नहीं सकते हैं। बिहार में कानून का शासन है, आपराधिक घटना को अंजाम देने वाला कोई अपराधी बच नहीं सकता। अपराधियों को चाहे किसी राजनीतिक दल का संरक्षण प्राप्त हो और चाहे अपराधी कितना ही रसूख वाला क्यों न हो, वह संगीनों के पीछे होगा। प्रदेश में जो आपराधिक घटनाएं होती है उसका गहन अनुसंधान किया जाता है। अब सोचिए कि जिस राज्य की राजधानी का ये हाल है, पूरे राज्य का क्या हाल होगा। पूरे राज्य में अपराधियों का तांडव जारी है। हर दिन कहीं ना कहीं से गोली चलने, हिंसा की खबरें आ रही हैं और अपराधियों का बढ़ता मनोबल सरकार के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा आम लोगों के लिए भी बहुत खतरा पैदा कर रहा है। बिहार में चुनावी साल है, विपक्ष इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जंगल राज का आरोप अब नीतीश सरकार पर लग रहा है। पटना से संवाददाता राजीव कमल की
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर में शहीद होने वाले बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मुलाकात की और सांत्वना दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा लोजपा रामविलास परिवार के साथ है। दुखद घटना घटी है। आप सब जानते हैं कि पहलगांव की घटना के बाद भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हम लोगों ने कहीं ना कहीं जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनकी भावना को समझने का हम लोगों ने काम किया। पर इस दौरान ये भी एक दुखद घटना है कि हम लोगों ने अपने कई जवानों को भी शहीद होते हुए देखा। आज यहाँ शहीद मोहम्मद इम्तियाज जी के यहाँ उनके परिवार के सदस्यों से मिलकर सिर्फ अपनी श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित करने आया हूँ। कोई भी शब्द उनके इस दुख को दूर नहीं कर सकते। वहीं पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव खगड़िया के परबत्ता पहुंचे, जहां बाबूलाल की हत्या के बाद मृतक के परिजन से मिलकर सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने कहा कि खगड़िया में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है और प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं अपराधियों का बोलबाला है। साथ ही कहा कि एसपी और डीआईजी से फोन पर बात कर अपराधियों को सजा देने की मांग भी की है। आखिर क्या कारण? व्यापारी सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं। जिस गरीब आदमी की हत्या हुई और जो अपराधी है गुड्डू सिंह, ये पहले भी 5-6 निर्दोष लोगों की हत्या कर चुका है। शाह जी की हत्या कर चुका है, शर्मा जी की हत्या कर चुका है। और जो बुजुर्ग की हत्या हुई उसके पीछे कोई कारण नहीं है, या जिसकी भी हत्या हुई उसके पीछे भी कोई कारण नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। बस मैं बहुत बड़ा आतंक हूँ, ताकतवर हूँ। हम लेवी मांगेंगे, हम रंगदारी मांगेंगे, हमें पहुंचा। ये मेरा राज है, यहाँ कोई सरकार नहीं है। पहले भी याद होगा आपको 3-3, 4-4 लोगों के लेवी के कारण इस इलाके में कई। वहीं भारतीय सेना के जवान सिकंदर राउत की मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पैतृक घर बिंद प्रखंड के उतरतू गांव पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सेना के जवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और जवान सिकंदर राउत के परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। साथ ही बिहार सरकार से मृतक जवान के आश्रितों को 50 लाख एवं सरकारी नौकरी देने की मांग भी की। हाल फिलहाल में ही जो है उनको नौकरी लगी थी और देश के लिए उन्होंने जान जो है निछावर किया, कुर्बानी दी। और यहाँ इनके गांव में, उनके घर में आकर के देखें कितना गरीब परिवार है, बहुत गरीब परिवार। अभी पार्टी से हम लोगों ने 1 लाख रुपए का सहायता दिया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने जो घोषणा की है 50 लाख रुपए देने का, वो 50 लाख रुपए का मदद जो है सरकार जो है इनको दे, उनके बाल बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था भी कराए और परिवार में एक नौकरी जो है वो जो है सरकार दे। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला भी है, चाहेंगे कि भाई इस पे जो है गंभीरता से जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार सरकार ने 50 लाख रुपए जो है कैबिनेट से पास किया है देने का, लेकिन अब तक क्यों नहीं मिला है, ये सवाल खड़ा होता है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सर्वांगी 1 दिवसीय दौरे पर मुंगेर पहुंचे। वहीं सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विभाग पूरी तरह से ऑनलाइन हो गया है, जिससे लोगों को अब विभिन्न कार्यालयों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। उन्होंने राजद शासनकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि 2005 से पहले सत्ता अपराधियों को संरक्षण देती थी, जिससे लोग संपत्ति बेचकर पलायन कर जाते थे। वहीं आज विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब कोई नहीं कह सकता कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, क्योंकि त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। कि बहुत सारी शिकायतें प्राप्त हो रही है, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ करेंगे और मेरे विभाग ने त्वरित गति से अभी
8 तारीख को 8 मई को मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ किया। आम जनता कहीं भी राज्य के अंदर सीधे ऑनलाइन जो है शिकायत जो हमारे विभाग से संबंधित है वो दर्ज कर सकते हैं। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ किया कि हम देख सकते हैं कि उस शिकायत की क्या स्थिति है, किस स्तर पर लंबित है, या आम जनता खुद उसको देख सकती है। और मैं पुनः कह रहा हूँ, हमारा विभाग कंप्लीट ऑनलाइन, हमारे विभाग की सेवाओं के लिए आपको कार्यालय जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन डालिए और आपको खुद पता चलेगा कि क्या स्थिति है उसका। और उसके बाद भी भीड़ लग रही है कार्यालय में, हम लोग उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहाँ शिकायत मिल रही है उस पर त्वरित गति से कार्रवाई भी कर रहे हैं। और पदाधिकारियों की भी शिकायत मिलती है तो जाँच कराते हैं, अगर वो सही होता है तो उस पर कार्रवाई भी करते हैं। तंत्र है, प्रशांत जी को तो प्रशांत किशोर जी को तो पैसा किशोर कहा जाता है, तो पैसा किशोर की पार्टी में गए हैं और कोई पार्टी का कोई भविष्य नहीं है बिहार में। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है और आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। कोई कहीं जाता है। राजधानी पटना में बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर चल रहे एक स्कूल में धर्म परिवर्तन के खेल का खुलासा हुआ है। 3 महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस धर्म परिवर्तन के खेल का तार दिल्ली के रेड लाइट एरिया से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी पटना में बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर धर्म परिवर्तन के खेल का खुलासा हुआ है। मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के कनौजी गांव का है, जहां वार्ड संख्या 5 में स्थित एक मकान में पिछले 2 वर्षों से सुनियोजित तरीके से धर्म परिवर्तन का खेल का खुलासा हुआ है। इसकी जानकारी आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ द्वारा दी गई। फिर स्थानीय पुलिस हरकत में आई और जांच के लिए पहुंची तो खुलासा हुआ। बच्चों को शिक्षा देने के नाम पर बुलाया जाता था, फिर परिजनों को प्रलोभन देकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता था। रविवार को पुलिस की छापेमारी में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। पुलिस ने मौके से धार्मिक किताबें, मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। मामला तब और संगीन हो गया जब एक दीपक कुमार नाम के युवक ने दावा किया कि इस नेटवर्क के तार दिल्ली के रेड लाइट एरिया से जुड़े हो सकते हैं। दीपक कुमार का दावा है कि यहां से कुछ लड़कियों को वहां बेचने की भी कोशिश की गई है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी गंभीर साजिश भी छिपी हो सकती है। क्या को पकड़ा है? तीनों को। अच्छा, तो कब हो रहा था ये? कल हो रहा था, तो आए थे पुलिस पे, चल गए। अब दीपक कुमार के बात में थोड़ी भी सच्चाई मिलती है तो पुलिस को ह्यूमन ट्रैफिकिंग मामले में जांच तेज करने की जरूरत है। पटना से संवाददाता राजीव कमल की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, जिस तरीके से धर्म परिवर्तन का खेल और खबरें ये भी सामने आ रही है कि रेड लाइट एरिया में बेचने की भी बात सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? देखिए, दानापुर के इलाके में की घटना है और ये कहा जा रहा है कि धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चों को भी फंसाया जा रहा है और इसको कई दिनों से ये ऐसा खेल चल रहा था। वहाँ के जो घर वाले, अगल बगल के जो रहने वाले हैं, उन्होंने शिकायत की थी और उसके बाद इस पर एक तरीके से कार्रवाई होती पता चलता है। ये लोग धर्म परिवर्तन का खेल कई दिनों से खेल रहे थे। कई को लेकर इस तरीके से उसमें 4 लोगों को इस तरीके से कहीं न कहीं कि उसमें पकड़ा गया है और ये शिकायतें हैं कि कई दिनों से ये वहाँ रह रहे थे और धर्म परिवर्तन का खेल है। छोटे बच्चों से लेकर अगल अगल बच्चों को ये बात सिखाते रहते थे और उनको धर्म परिवर्तन के बारे में जानकारी दे रहे कि ये धर्म अपनाइएगा तो ऐसे होगा। तो कई दिनों से खेल था और इस खेल का भंडाफोड़ हुआ है और इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। वैसे तो मदरसों में बच्चों को धार्मिक तालीम दी जाती है और जीवन जीने की सलीके भी सिखाए जाते हैं, लेकिन कटिहार के हसनपुर प्रखंड के मदरसा रहमत-ई-आलम में एक मौलवी ने मासूम की बेरहमी से पिटाई की, जिसे देखकर आप भी हैरान पड़ जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। ये अस्पताल में इशारों में बात करता मासूम
17 मई से पहले ठीक था, आम बच्चों की तरह बोलता था, लेकिन अब बोल नहीं पा रहा। 12 साल का कौसर आलम अब इशारा से कटिहार के हसनपुर प्रखंड मदरसा रहमत ई आलम में पढ़ाने वाले मौलवी की करतूत बता रहा है। जो मदरसा नहीं आने पर नाराज मौलवी ने उसे बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं, उसने उसके मुंह में माचिस की जलती हुई तीली डाल दी। वहीं जब इस घटना के बारे में उसके परिजनों को सूचना मिली तो वो फौरन मदरसा पहुंचे तो उन्हें भी बंधक बनाकर मारपीट की गई। हेड मौलवी है, मदरसा का हेड मौलवी। उसके बाद तब सवेरे जब हुआ, क्लास में बैठा कि नहीं बैठा, नहीं बताना सहेंगे, लेकिन मारा उसको। ऐसे मारा जो एकदम उसको गोंगा कर दिया। मारा आपको कैसे पता चला ये बात? 3 बजे हमारा एक दामाद है वहाँ पर, दामाद हमको खबर किया। बहुत मारा, इस साइड में मारा है, पीछे हाथ में मारा है, इसका हाथ में ब्लड भी आया है। रूम में आधा घंटा तक बंद करके रखा है। उसके बाद बोला तुम जो करना है करो। आधा घंटा तक बंद कर रखा। पापा को बोले कि नमाज पढ़ने के लिए छोड़ बाहर कीजिए इसको, तब भी नहीं। पापा को गला पकड़ के ऐसे बोल रहा है कि मारपीट किया, उसका क्या नाम? इसका मौलवी का नाम, हेड मौलवी का नाम है परवेज आलम। और मदरसा का जो सेक्रेटरी है अलाउद्दीन भी मेरा पापा को मारा है। जब इस मामले में मदरसा रहमत ई आलम के प्रधान मौलवी से पूछा गया तो उसने छात्र पर मदरसा से भगाने का आरोप लगाया और उसने पूरे आरोप को नकारते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया। इस तरह की था कि बच्चे के एडमिशन के बाद जो है कई दिन के बाद हल्का फुल्का तबीयत खराब हुई, जिसकी वजह से जो है गार्जियन आया और छुट्टी मांगे। तो हमने कहा ठीक है ले जाइए, और उसके इलाज कराने के बाद जो है बच्चे को पहुँचाइए। पहले की बात है ये करीब महीना भर पहले की बात है। उसके बाद 15 दिन के बाद करीब बच्चे को पहुँचाए, और जिस दिन पहुँचाए उसके दूसरे दिन बच्चा भाग गया। उसको जाके ननिहाल में 2-4 दिन रुके, उसके बाद घर गया। क्या नाम था बच्चा? कौसर आलम। वैसे तो देश में करोड़ों बच्चे स्कूल जाते हैं और अपने बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें शिक्षक उनकी मदद करते हैं। हालांकि इस पेशे में कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो छात्रों को बेरहमी से पिटाई कर अभिभावकों और छात्रों का भरोसा तोड़ रहे हैं। हालांकि इस घटना को लेकर धार्मिक शिक्षण संस्थान पर कड़ी निगरानी के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। कटिहार से TV45 के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट। कटिहार के मनियारी में बीते दिनों नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। हालांकि इस मामले में चारों आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया था, लेकिन घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़िता का मेडिकल जांच नहीं हो पाया और उसे महिला हेल्पलाइन में रखा गया था। आज पीड़ित नाबालिग को मेडिकल के लिए जब सदर अस्पताल लाया गया तो उसके परिजनों ने सदर अस्पताल में जमकर हंगामा करते हुए पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस की माने तो पीड़िता की मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं होने से उसका मेडिकल नहीं कराया जा सकता था। फिलहाल स्थानीय राजद नेता ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया और पीड़िता का मेडिकल जांच करवाया गया। बच्चा को अभी हेल्पलाइन लिस्ट में रखा गया। थाना के प्रशासन के दौरान बात किया, बोला हेल्पलाइन लिस्ट में रखा गया। हमको एक बात बताइए आप लोग, हेल्पलाइन लिस्ट में बच्चा को क्यों रखा जाता है? कब रखा जाता है? जब बच्चा अनाथ हो तब रखा जाता है। बच्चा का पेरेंट्स है, माता पिता है, 24 घंटा से ऊपर और 4 दिन हो जा रहा है बच्चा को हेल्पलाइन लिस्ट में रखा हुआ है। बच्ची का मानसिक स्थिति अभी बिगड़ा हुआ है, खराब है उसका। फिर भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन इसको दबाव दे रही कि मेडिकल तुम ये करो। उसको मेडिकल होने नहीं दे रहा। हम लोग यहाँ पे स्पॉट में आए, हम लोग मेडिकल जांच के लिए। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं मिली भगत है? हाँ, पूरा मिली भगत है प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, थाना का, वहाँ का कुछ लोग मिली भगत है। ये लोग कहीं ना कहीं चाह रहा है कि हम लोग मेडिकल ना हो और वो जो दरिंदे जो गैंगरेप किए हैं वो बाहर निकल जाए। चाहते क्या है? चाहते उसको न्याय हो, कठोर से कठोर सजा हो। जो भी प्रशासन उसको मिली भगत साथ दे रहा है, उसमें भी एसपी महोदय से प्रशासन की मांग करते हैं उसकी सजा को। तो जैसा कि आपको पता होगा, एक बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ था और उनका मेडिकल को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन था, मुझे पता चला और हम आकर के जो है मामला को समझे तो कंसेंट का मैटर था कि शुरू में एग्जामिनेशन का कंसेंट नहीं मिला था, इसलिए जांच नहीं हुआ था। अभी जांच हो रहा है, सबके प्रयास से जांच हो रहा है। मैडम अंदर जांच कर रही है। जांच में जो रिपोर्ट आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, लोगों का कहना है कि जांच में विलम्ब हो रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत है। नहीं, देखिए, बहुत सारा जो नियम कानून है जो हम लोग नहीं जानते हैं, उसके कारण थोड़ा विलम्ब होता है। बिना कंसेंट का, बिना स्वीकृति का आप किसी का जांच नहीं कर सकते। तो बालिका जो है शुरू में डर से बोली कि नहीं हम जांच नहीं करवाएंगे। शुरू में डर बहुत डरी हुई थी। अब
महान समाजसेवी और आदर्श शासिका देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसान मोर्चा के सह प्रभारी डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने की। बैठक में कई प्रमुख कार्यकर्ता एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। वहीं बैठक में निर्णय लिया गया कि अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई जाएगी। इस अवसर पर धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर, आने वाली जयंती पर हम लोग ने एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें गया जी के पावन धरती पर किस तरह से उनका जयंती मनाया जाएगा, किस धूमधाम से। इसीलिए हम लोग आज भाजपा के सदस्यों की बैठक किए हैं। उस बैठक में हम लोग सब निर्णय लिए हैं कि किस ढंग से महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती बहुत ही धूमधाम से 31 तारीख को मनाया जाएगी। और शहर में भव्य रूप से उनका एक क्या बोला था उसको, शोभा यात्रा निकाला जाएगा और